नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 22। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी is coming up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022 and 2023 aspirants that is starting from 7th of April. India's best educators will be there conducting live lectures which you can also see offline. Both NCERT plus prelims test series will be there and complete syllabus coverage will be there for prelims as well as mains. 1 year courses and the prelims 2021 course for 3500 MCQ is also starting from 7th of April. The courses that are coming are also in English language as well as bilingual. So hurry, the courses are starting from 7th of April. The 3 months UPSC CSE prelims batch is also there. The Target Success UPSC prelims 2021 batch, bilingual in Hindi as well as in English. You just have to download the Unacademy Learning app and select your course as UPSC CSE and apply the code ARPITA10 to instantly get 10% extra off. Apply the code ARPITA10 ARPITA10. आज इस लेक्चर में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 22। सीरीज है, इसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो टुडे इज पार्ट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। देखिए, जो राइट्स का कंसेप्ट है वो काफ़ी मॉडर्न कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मेडिवल या एंशंट टाइम्स में नहीं था। जो राइट्स का जो कंसेप्ट आता है ये आता है लेक्स रेक्स से, रूल ऑफ द लॉस। जो बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, जो लॉ, जो राइट्स चाहिए जिससे कि एक ह्यूमन सर्वाइव कर सके, जो बेसिक है फॉर ह्यूमैनिटी, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। So in other words, fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all the citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion or gender or etc. किसी भी तरीके का discrimination नहीं देखा जाता है। And significantly, fundamental rights are enforceable by the courts. That is the most important thing that you need to understand, कि ये enforceable होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? हम कुछ और भी तो इसको बोल सकते थे, या सिंपली राइट्स भी तो बोल सकते थे। देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला, ये इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। किसी भी स्टेट में किसी भी अथॉरिटी की मन मर्जी से कोई भी काम नहीं होगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो जुडिशियल एक्टिविटीज़ हों, एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ हों या लेजिस्लेटिव एक्शंस हों, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। द सेकंड रीज़न इज़ दैट दीज आर जस्टिसेबल, यानी कि इन्फोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट्स। अगर सपोज़ कीजिए किसी का वायलेशन होता है, किसी को फंडामेंटल राइट्स किसी के वायलेट होते हैं, तो वह जो व्यक्ति है, वह जो इंसान है, दैट पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट। Now these are the list of the fundamental rights that you need to remember. Right to equality, that is article 14 to 18. Right to freedom, article 19 to 22. Right against exploitation, article 23 to 24. Right to freedom of religion, article 25 to 28. Cultural and educational rights, article 29 and 30. और उसके बाद आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32। ये जो लिस्ट अभी आपको मैंने बताई, this list is very important especially for one day exams and state PCS, but you should also remember this list, क्योंकि आपकी मदद करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब बात आती है कि वाई द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, एक समय था जब राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये एक लीगल राइट बन के रह गया है। राइट टू प्रॉपर्टी अब इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सोशलिज्म का गोल था, जब हम रशिया की तरफ बहुत हैवी इंक्लाइन थे, उस समय रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो था, सभी लोगों में बांटना, वो एक ऑब्स्टेकल बन के आ रहा था, क्योंकि सभी लोगों के पास इक्वल अमाउंट में ना तो लैंड था, और लैंड एक्विजिशन के लॉज भी जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, और कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, जिसकी वजह से जिन लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी वो फ़ायदा उठाते थे, और वो इन वन वे और दी अदर लॉ को वायलेट करते थे बाय फाइंडिंग सम लूप होल द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
ये आप आज भी देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट बनाना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट का जो स्टे है, स्पेशली जो स्टेट का स्टे है ओवर दैट लैंड, इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट राइट। बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट होता तो अगर कहीं पे किसी को मेट्रो बनानी है स्टेट को, या वहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है, जैसे आप जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता और वो सारे जो लोग हैं जिनकी ज़मीन वहाँ पे आ रही है, वे जाते कोर्ट में, वे जाते अदालत में। अब आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 12 जो है, इट टेल्स अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट के अंदर आता क्या क्या है। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 हमें डेफिनेशन देता है स्टेट की, कि स्टेट जो है क्या। सपोज़ कीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए बहुत सारे लोगों को गवर्न करने के लिए, और वो सभी लोग जो हैं उनके पास अपनी खुद की फ्री विल है, एक लेवल की पावर है उनके पास, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वो बायोलॉजिकल पावर हो, और वो कुछ अमाउंट की जो पावर है उसको इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पे, और वो जो पावर है वो निखर के आती है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, जिसको हम नाम देते हैं स्टेट। कई बार आपसे वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेट है इनमें से कौन से स्टेट के अंडर आते हैं। ऑप्शन आपको कई सारे दे जाएंगे, जैसे कि आईएएस हो गया, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, एनआईए हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, पार्लियामेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए। आपको ये याद रखना है कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों, सेंट्रल लेवल पे हों, या इवन लोकल लेवल पे हों, या लोकल अथॉरिटीज़ हों, वो सारी स्टेट के अंदर आती हैं। लेकिन जो जुडिशरी है वो पार्शली स्टेट है, पार्शली स्टेट नहीं है। यानी कि 50-50 का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं, जो कि ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन करता है और उसके जो सिमिलर है वो नहीं बैठता, दैट इज एनी ऑर्डर, लेजिस्लेशन, एक्शन, अमेंडमेंट विच वायलेट्स, कॉन्ट्रावीन्स, एब्रेजेस एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ। यानी कि आपका जब भी ऐसा कोई लॉ पास होगा, ऐसा कोई अमेंडमेंट आएगा, एक्शन आएगा, या फिर लेजिस्लेशन आएगा, उस सिनेरियो के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्टिव हो जाएगा और वो उसे अल्ट्रा वायर्स यानी कि बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी डिक्लेयर कर देगा और उसे स्ट्रक डाउन करके नल एंड वर्ड घोषित कर देगा। ऐसा लॉ जो होगा वो काम नहीं कर पाएगा। दिस इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज़ बिन गिवन इन आर्टिकल 13। ये नेगेटिव डेफिनेशन देता है टू द वर्ड ऑफ लॉ। देखिए नेगेटिव डेफिनेशन का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ब्लैक की डेफिनेशन बताइए, ब्लैक कलर की, तो हो सकता है कोई बोले कि एक ऐसा कलर जो कि बहुत डार्क है, जो कि वाइट नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो वो नेगेटिव डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर को ही डिफाइन करूँ कि ब्लैक कलर इज़ अ डार्क कलर, एक ऐसा कलर जो एब्जॉर्व कर लेता है हीट को, तो वो ब्लैक कलर है, ये पॉजिटिव डेफिनेशन होगी। लेकिन एक ऐसा कलर जो वाइट नहीं है, वो जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो ब्लैक की हो जाएगी। और यही नेगेटिव डेफिनेशन हमें आर्टिकल 13 में भी देखने को मिलती है। आर्टिकल 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 14 बात करता है दो चीज़ों की, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है लॉ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी लॉ के सामने, जब आप लॉ के सामने पेश होंगे। सपोज़ कीजिए दो लोग हैं जिनके ऊपर एक्यूजेशन है और वो लोग साबित भी हो रहे हैं, एविडेंस भी उनके अगेंस्ट हैं कि इन्होंने मर्डर करा है सो एंड सो का। पहले केस के अंदर एक इंसान है जो कि एक एथलीट था, जो कि परफेक्टली हेल्दी स्टेट में है, उसको जो सज़ा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एक प्रेग्नेंट लेडी जिसने कभी मर्डर किया था, उनको जो सज़ा मिलेगी दोनों ही केस के अंदर सेम होगी, अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव लॉ के कंसेप्ट से देखते हैं। लेकिन आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की भी बात करी गई, जो पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो कि यूएसए के जुडिशियल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात होती है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की, जिसको कि बोला जाता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगी वो नहीं होगी, लेकिन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होगी, जिससे कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे। यानी कि लॉ तो लॉ है, लॉ के सामने सब बराबर हैं, लेकिन
अगर इस तरीके का इंस्टेंस आता है जहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया शो करना है, देन आर्टिकल 14 विल बी देयर एंड यू शुड रिमेंबर दिस। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एरर साइट करके बताया। लेकिन इसके जो बेसिक एक्सेप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के केस में, जहाँ पे उनके अलग कोर्ट होते हैं विच आर नोन एज दी जनरल कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी या कोर्ट मार्शल्स। और जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं उनके खुद के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। और उनका जो पुलिसिंग सिस्टम होता है वो नॉर्मल लोगों की जो पुलिसिंग सिस्टम है वो नहीं होता, मिलिट्री की पुलिस अलग होती है। ऐसा ही हमें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के केस में दिखता है, जो कि म्यूचुअल इन नेचर होता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एक तरीके की इम्यूनिटी होती है जो कि जितने भी जो दूतावास में, यानी कि जो अम्बेसडर्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो बाहर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज टू बी मोर स्पेसिफिक, हो सकता है वो फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट भी हों। अगर वो सपोज़ कीजिए इंडिया का कोई आईएफएस अधिकारी बाहर जाता है और कुछ अनफॉर्चुनेट किसी इंसिडेंट में वो पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर का कोई सिनेरियो होता है, तो जिस कंट्री में वो हैं उनका वहाँ पे लॉ नहीं लगेगा, वहाँ पे उनका ट्रायल नहीं चलेगा, उनको वापस डिपोर्ट करके इंडिया बुलाया जाएगा और इंडिया में फिर उनके लिए जो पूरा प्रोसीजर है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वो होगा। यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और ये म्यूचुअल होता है नेचर में, आपको याद रखना है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी अगर भारत के जो फॉरेन सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, अगर उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल रही है, इन दैट सेंस जो दूसरे देश के जो दूत हैं, यानी कि दूसरे देश के जो हाई कमिश्नर हैं या फिर एम्बेसडर्स हैं जो इंडिया में, उनको भी हमें देनी पड़ेगी। Article 361 also says that the president or the governor or Raj Pramukh of a state shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties. So these are some exceptions to Article 14. Especially exceptions को आपको याद होना चाहिए because these are very much important. Article 15 में अगर हम बात करें, Article 15 के आपको 5 सब क्लॉजेज देखने को मिलेंगे। पहला सब क्लॉज जो है वो बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। द सेकंड सब क्लॉज सेज the Article 15 subclause 2, no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to A, B। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल 15(1) एंड आर्टिकल 15(2) पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि एफर्मेटिव एक्शन की तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें देखने को ऐसा समझ में आता है कि वो अलाउड है। लेकिन आर्टिकल 15(3) जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट की बात करता है। जैसे देखिए आर्टिकल 15(1) और 15(2) बोलते हैं कि कभी भी हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो उनको इक्वालिटी देने के लिए हमको उनको हल्का सा एडवांटेज पे रखना होता है, जिसकी वजह से होगा ये कि एक डिफरेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आर्टिकल 15(3) में देखने को मिलता है। ये केस हुआ था 1950 में, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चपकम दोराय राजन का केस। इस केस में ये होता है कि वन यंग लेडी वांटेड टू बी एडमिटेड इन द मद्रास यूनिवर्सिटी फॉर MBBS प्रोग्राम, लेकिन वहाँ पे जो एडमिशन वो लेने गए तो जो सीट्स थी कॉलेज में, वो जो सीट्स थी वो कम्प्लीटली रिजर्व्ड थी और वो उन्हें नहीं ले पाई। एंड टू योर सरप्राइज वो जो सीट्स थी वो रिजर्व्ड थी प्लस वेकेंट थी, यानी कि उनको वो रिजर्वेशन में आ रही थी और वो वेकेंट थी। इसलिए उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात करी, वहाँ पे काम नहीं हुआ। हाई कोर्ट में अप्रोच करा, वहाँ पर भी काम नहीं हुआ। एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है 1950 में। एंड दिस जजमेंट लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1951। इट वॉज द फर्स्ट मेजर जजमेंट रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो आर्टिकल है हमारे पास DPSP में और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे क्लैश होते हुए दिखते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रॉपर रीज़न मांगा जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट से, तो उन्होंने ये बोला कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट से बोलते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के साथ भी, लेकिन जो हमारा DPSP है वो बोलता है कि जो अदर वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जैसे कि SC या STs यानी कि शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट रखना होगा, तभी हम उनको स्पेशल प्रोविज़न के तहत उनको आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए आर्टिकल 15(4) आता है फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद,
जो कि हमें अब देखने को मिलता है OBC एंड OWS, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और अदर वीकर सेक्शंस के कंसेप्ट में। देखिए वीकर सेक्शन जो है ट्रांसजेंड कंसेप्ट है। वीकर सेक्शन का जो कंसेप्ट है, आपको ये समझना होगा कि सिटी के अंदर जो वेमेन है वो वीक नहीं है, लेकिन टाउन के अंदर हो सकता है कुछ फॉर्म में वो वीक नज़र आए। और ट्राइब्स में या विलेज एरिया जो है, बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज जो है, जो कंजर्वेटिव एरिया है, हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेमेन में वीकनेस हो। बायोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत तरीके के पैरामीटर्स पे हम जज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीकर सेक्शन है, ये धीरे धीरे अगर इन ट्राइबल लोगों को अगर हम अवेयरनेस दें या अगर हम इन्हें एजुकेट करें, तो जो सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, ये वीकर सेक्शन का ट्रांसजेंड कंसेप्ट है और ये चेंज आके हट जाएगा, यानी कि वीकर सेक्शन वो वीक नहीं रहेंगे एक पॉइंट पे। लेकिन जो क्लास का जो कंसेप्ट है, जो बैकवर्ड क्लास का कंसेप्ट है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर नहीं होगा बैकवर्ड क्लास, वो वहाँ पे भी बैकवर्ड क्लास है, क्योंकि आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। एंड दिस हैज़ बीन स्टेटेड इन आर्टिकल 15(4). while many of the intellectuals when they held these kind of debates। तो इसमें आइडेंटिटी का कंसेप्ट और ट्रांसजेंड कंसेप्ट के बीच में बहस होती रहती है। इसलिए आप देखेंगे कई बार आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो रिजर्वेशन है वो OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को तो दी गई है, तो EWS यानी कि वीकर सेक्शन को देने की ज़रूरत क्या थी जब वो एक ट्रांसजेंड कंसेप्ट है। नो आर्टिकल 16 says that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. No citizen shall, on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, resident, or any of them, be ineligible for, on, or discriminated against in respect of any employment office under the state। देखिए आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब हम आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो उसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा, यानी कि रेजिडेंस और डिसेंट। द कंसेप्ट जो इक्वालिटी का इंडिया में है, वो केवल इक्वालिटी का एक मैर कंसेप्ट नहीं है कि जहां आप एक 5 साल के बच्चे को और जहां पर आप एक 25 साल के एथलीट को सेम अमाउंट में जो है खाना दें। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत ही लेमैन एग्जांपल है। आपको समझना होगा जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो बहुत तरीके से डिफाइन करा जा सकता है, और उसमें इंडिया में रिलेटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट, जिसको कि हम इक्विटी बोलते हैं, वो यूज़ होता है। यानी कि जो 5 साल का बच्चा है उसे जो खुराक यानी कि उसका जो 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 कंजम्पशन होगा खाने का, वो अलग होगा, वो अलग वेट का होगा, अलग टाइप का होगा, एज़ कम्पेयर टू द एथलीट जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज है, उनका अलग होगा। बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड देना है हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 इंटेंट दिखाता है, जो कि एक नेगेटिव कंसेप्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। लेकिन आर्टिकल 16 हमें पॉलिसी दिखाता है, आर्टिकल 16 हमें रिजर्वेशन दिखाता है, जो कि एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। आर्टिकल 335 के तहत ये बात करी गई कि रिजर्वेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 16 के अंदर हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं, लेकिन हम रिजर्वेशन भी देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जैसे अब हम देखते भी हैं, जब रिजर्वेशन या नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स निकलता है तो उसमें भी रिजर्वेशन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वेदर इट इज़ एनी ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू माइट बी गिविंग लाइक SSC, UPSC और स्टेट PCS। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बोला कि रिजर्वेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, इसलिए 50% सीलिंग लिमिट रखी गई। एंड दिस सेम आर्टिकल वाज इंटरप्रिटेटेड इन दी MR बालाजी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर ऑन 28 सितंबर 1962 केस। नाउ आर्टिकल 17 जो है हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने को और फॉरबिडन करने को बताता है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देखिए आर्टिकल 17 एक ऐसा लॉ है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है विच इज इफ नॉट एसोसिएटेड विद द लॉ। आर्टिकल 17 जो है एक ऐसा आर्टिकल है जिसे अगर आपने स्टैट्यूटरी लॉ के साथ कंबाइन नहीं करा, एसोसिएट नहीं करा, तो उसका मैर प्रेजेंस कुछ भी नहीं कर सकता है, इट इज़ यूजलेस। नाउ व्हाई, सपोज कीजिए किसी के साथ अनटचेबिलिटी स्टेट कर रहा है किसी इंडिविजुअल के साथ, तो वो जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोई और इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के साथ, यानी कि X अगर Y के साथ, A अगर B के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, तो
वो जो इंडिविजुअल जिसके साथ ये हो रहा है, जो विक्टिम है, वो पुलिस के पास जा सकता है, लेकिन पुलिस के पास भी कोई स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए इन ऑर्डर टू अरेस्ट दैट पर्सन जिसने की अनटचेबिलिटी करी। इसलिए हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आता है, और आप देखते होंगे कि टेलीविजन्स में, न्यूज़ में कई बार बताया जाता है कि फतवे जारी हुए। जो फतवाज हैं या जो रिलीजियस डिक्रीज हैं वो भी अंडर आर्टिकल 17 पनिशेबल ऑफेंस हैं। नाउ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स के ऊपर बात करता है, यानी कि किसी भी तरीके का टाइटल जो है, जो कि डायनेस्टिक टाइटल्स हैं, वो अब नहीं चलते हैं, जैसे राजा, धीराज, निज़ाम, नवाब, ये डायनेस्टिक टाइटल्स का कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है बाय आर्टिकल 18, बिकॉज आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। केवल मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स, यानी कि जो आप डायनेस्टी से नहीं आए हैं, जो हिरार्की से नहीं आए हैं, बल्कि जो आपने खुद कमाए हैं, जैसे इंजीनियर, जैसे ER हो गया, या डॉक्टर हो गया, ये जो टाइटल्स हैं, या मेजर, कैप्टन, मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल्स अलाउड हैं। किसी भी तरीके के फॉरेन टाइटल्स भी अलाउड नहीं हैं। हाल ही के कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि जो न्यूज़ है, NCB के डेटा के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉरेन टाइटल्स भी मिले, लेकिन आप वो फॉरेन टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए अगर किसी ने किए भी, तो ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है डायरेक्ट बेसिस पे, लेकिन गवर्नमेंट नोटिस भेजती है ऐसे व्यक्ति को। नाउ आर्टिकल 19, नाउ यू शुड बी रिमेंबरिंग आर्टिकल 19 like by heart. 19 first, subclause 1, all citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peaceably and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory, to practice any profession or to carry ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कई बार आर्टिकल्स को ऊपर नीचे करके डिसमेंटल करके एक जंबल वे में दिया जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि विच इज़ फर्स्ट एंड विच इज़ लास्ट। नाउ आर्टिकल 20, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉर बी subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once, and no person accused of any offence shall be compelled to be witness against himself. यानी कि आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस की, यानी कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सपोज कीजिए दो व्यक्ति थे 1980s में, जब टेररिज्म लोगों को पता नहीं था कि क्या है, उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करी, उनमें से एक को जेल हो गई अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC इन मर्डर, नॉट इन टेररिज्म, और जो एक व्यक्ति था वो भाग गया। लेकिन 2002 में जब टेररिज्म की एक्ट हमारे पास आ गई थी, वो व्यक्ति हमें वापस मिला, तो अब केस आता है कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर पहला सेक्शन 302 यानी कि 302 ऑफ IPC लगेगा या फिर टेररिज्म का एक्ट लगेगा। तो आंसर है कि इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इसने समय में 1980s में जो क्राइम करा है, वही वाला इस पर जो लॉ है वो लगेगा, यानी कि सेक्शन 302 ऑफ IPC, ना कि टेररिज्म वाला एक्ट। इसी चीज़ को हम बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो डबल जोपार्डी की भी आर्टिकल 20 बात करता है, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को जिसने सज़ा अपनी पूरी झेल ली है, काट ली है, उसको वापस से वही सज़ा नहीं दे सकते अनटिल एंड अनलेस द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 यानी कि मकोका एक्ट हो, जिसमें कि डॉन्स और माफियाज को डबल जोपार्डी दी जाती थी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता है। जब मैं बोल रहा हूँ नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी कि केवल क्रिमिनल लॉ में, बाकी के जितने भी लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गए, कॉर्पोरेट लॉ हो गए, उसकी बात नहीं कर रहे, केवल क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता। यानी कि अगर वो लॉ 2002 में बना और व्यक्ति ने जो क्राइम करा है वो 1980s में करा है, 1990s में, 2002 से पहले करा, तो 2002 का जो लॉ है वो उसे पनिश नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो 2002 में लॉ आने के बाद कोई क्राइम करे। आर्टिकल 20 ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी मिरांडा वार्निंग, यानी कि डायरेक्ट सेंस में नहीं, लेकिन व्यक्ति को बताया जाएगा कि आप कुछ भी ऐसा ना बोलें। आपने कई बार हॉलीवुड पिक्चर्स में भी बोला जाएगा, देखा होगा, जहाँ पे पुलिस जो होते हैं वो बोलते हैं, जो भी एक्यूज्ड होते हैं उनको, दैट एनीथिंग दैट यू सेड विल बी यूज्ड अगेंस्ट इन द कोर्ट। इसको बोलते हैं मिरांडा वार्निंग। आपको समझना है कि
जब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंदर कोई भी इंसान रहता है जिसको एक्यूज़ बनाया गया है फॉर सम रीज़न, जो कि बाद में डिपेंड करता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि वो क्रिमिनल है या नहीं, किसी भी तरीके की चीज़ें जैसे ब्रेन स्कैन या नार्कोस टेस्ट हो गया, या फिर आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, ये जितने भी टेस्ट होते हैं इन सभी को इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करा जाता है, नॉट एज एविडेंस। इसलिए आप देखेंगे कि कसाब जैसे टेररिस्ट की भी जब वीडियो देखी गई तो उसको एविडेंस की तरीके से नहीं समझा जाएगा, दो वो एविडेंस में काउंट हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लेकिन उसको मैर इन्फॉर्मेशन रखा जाएगा। हम केवल ये देख के कि वीडियो में कसाब ने गोली मारी और हम उसको ट्रायल में ना लेके डायरेक्ट ही कैपिटल पनिशमेंट दें, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसलिए आर्टिकल 20 जो है वो आर्बिट्री अरेस्ट को कंडेम करता है, आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट है। इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका आपको समझ में आएगा आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 बात करता है पर्सनल लिबर्टी की। देखिए, चाहे कोई सिटीज़न हो इंडिया का या ना हो, इवन जब हम बात करते हैं कोई फॉरेनर की जो कि इंडिया में है, उनकी भी पर्सनल लिबर्टी है, एंड नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, सेज द आर्टिकल 21, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 ये कहता है द स्टेट shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in a manner as the state may by law determine। यानी कि आर्टिकल 21 को देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कहते हैं, इसके अंदर ही राइट टू एजुकेशन भी आता है, और इस आर्टिकल को बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसा क्यों? आर्टिकल 20 बात करता है आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट, यानी कि अगर कोई इंसान जिसके ऊपर अरेस्ट के चार्जेस लग रहे हैं, जिसको एफआईआर हुई, उन्हें अरेस्ट किया गया, तो उनको बताया जाएगा कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उनके नियर एंड डियर लोगों को बताया जाएगा कि आप जो हैं ये आपके जो लव्ड वन हैं इनको हम ले जा रहे हैं, इनको अरेस्ट करा गया है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी। और जो भी अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के अंदर वो जो एक्यूज्ड हैं उनको डरा के धमका के अगर कोई कमेंट भी लिया गया तो भी उसको नहीं माना जाएगा जब तक जो एक्यूज्ड है उनके लॉयर हो सामने, और जुडिशल जब एक्टिविटी हो तो उनका रीटरेट करवाया जाएगा स्टेटमेंट। ऐसा इसलिए कराया जाता है जिससे कि हम किसी की पर्सनल लिबर्टी ना छीनें और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ही वो अरेस्ट हो, वो आर्बिट्री अरेस्ट ना हो। आर्टिकल 21 को आर्टिकल 22 जो कि आर्बिट्री कन्विक्शन है, यानी कि जब सपोज कीजिए कोई जाता है और कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केस है और बोला जाता है कि क्या आप विक्टिम हैं, क्या आपने गुनाह किया है, और वो साबित हो जाते हैं कि उन्होंने गुनाह नहीं किया, तो उन्हें एक्विटल मिल जाएगी और वो उन्हें बेल में बाइज्जत बरी हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक्विटल बोलते हैं इसको। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर उन्हें सज़ा मिलनी है, उन्होंने वो काम किया है, पनिशेबल ऑफेंस जो था वो करा है उन्होंने, और नॉन बेलेबल है, इन दैट सेंस ऑल्सो जो पूरा कन्विक्शन होगा वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत होगा, जो आर्टिकल 22 कहता है। अगर ऐसा कन्विक्शन नहीं होता है और आर्बिट्री कन्विक्शन हो जाता है या आर्बिट्री अरेस्ट हो जाता है तो वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को। इसलिए आप देखेंगे कसाब वाला एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको इनमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 में बात करता है एजुकेशन गिव्स चॉइस एंड डिग्निटी की, और आर्टिकल 21 को हम बात करते हैं ब्लैंकेट राइट या अम्ब्रेला राइट भी। देखिए, राइट टू फूड हो गया, राइट टू मैरी हो गया, राइट टू प्राइवेसी हो गया, ये सारे राइट जो आते हैं आपकी पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं, इसलिए आर्टिकल 21 से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। इसलिए आर्टिकल 21 को ब्लैंकेट राइट या अम्ब्रेला राइट भी बोला जाता है। नाउ आर्टिकल 22, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall be he denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। as I told you earlier कि legal practitioner जो है वो ले सकते हैं जो भी accused हैं, और ये डिनाई नहीं करा जा सकता। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ये वायलेट हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जितने भी हैं, जो हमारे जुडिशियल मैकेनिज्म है, वो एक बेसिक डॉक्ट्रिन पे काम करता है जिसका नाम है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी करा जाता है कि जो जुडिशियल
प्रोसेस हैं वो काफ़ी स्लो हैं। वो क्यों स्लो हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं, इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो एक व्यक्ति है जिसने गुनाह किया है उसी को सज़ा मिले और किसी इनोसेंट को सज़ा ना मिल पाए। Article 22 subclause 2, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। 24 घंटे के भीतर के अंदर जो जो पर्सन है जो कि अरेस्ट हुआ है, जो कि एक्यूज्ड है, अभी जो क्रिमिनल नहीं है, एक्यूज्ड है जो, उसे मजिस्ट्रेट के सामने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट पे प्रोड्यूस करवाना होगा आपको। of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate। अगर ऐसा होता है तो फिर से ये वायलेशन होगा, फिर से आर्टिकल 13 जो है वो काम करेगा और जुडिशल जो है, जो जुडिशरी है वो एक्टिव हो जाएगी और जिस भी इंसान के जो वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट्स एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना होगा प्यूनिटिव अरेस्ट और प्रिवेंटिव अरेस्ट का। देखिए, प्यूनिटिव अरेस्ट का जो कंसेप्ट है, प्यूनिटिव अरेस्ट का जो कंसेप्ट है और प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। प्यूनिटिव अरेस्ट का मतलब है कि अगर किसी ने क्राइम किया उसके बाद उसे अरेस्ट करा जाए, लेकिन जो प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो कंसेप्ट है, इट इज़ डिफरेंट। इट इज़ अरेस्टिंग पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन कि कहीं ये कोई क्राइम ना कर दें, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब कई बार ये जो प्रिवेंटिव अरेस्ट है इसको मिसयूज़ के तरीके से भी देखा जाता है। कई बार इसको लोग ग्रे जोन में देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ कंसेप्ट है, लेकिन इसे समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है और उसके बाद किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी और उसका इंटरेस्ट आता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जिसने आगे जाके अपना रूप बदल कर एक तरीके से बोलें तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के रूप में आया। उसके बाद टाडा आता है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। उसके बाद हम देखते हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, फिर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, फिर हम देखते हैं POTA जिसको कि आज के ज़माने में बोला जाता है कि आज का ये एक टाडा का वर्जन है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। दो इनके अंदर जो डिटेल्स मेंशन करी गई हैं वो जुडिशियल एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको केवल UPSC के पर्सपेक्टिव से इतना याद रखना है कि जो लॉज हैं वो प्यूनिटिव अरेस्ट और प्रिवेंटिव अरेस्ट दोनों पे ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपने अरेस्ट नहीं करा, जब तक आपने कोई क्राइम नहीं किया या किसी इंसान ने क्राइम नहीं किया उसको माना नहीं जाएगा। सस्पिशन के आधार पे भी नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे आर्टिकल 22 के अंडर प्रिवेंटिव अरेस्ट का प्रोविज़न है, जो कि कई बार चेंज होता रहता है। और POTA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के अंडर हमें अब ये लेटेस्ट एक नए तरीके से देखने को मिलता है जो प्रीवियस एक्ट्स के अंदर नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।